नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल हेमंत सोरेन साहब को बेल मिल गई और बेल मिलने के बाद वो छूट गए। जो कुछ दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुआ था वो नहीं हो पाया। हाई कोर्ट ने, झारखंड की हाई कोर्ट ने बेल दिया है और ये तो बस एक खबर है कि बेल दिया है। जो बेल ऑर्डर है, जो उनकी रिहाई के समय बेल में ऑर्डर दिया गया है, उसमें कुछ कानूनों पर जो इधर बनाए गए हैं और बेहद स्वेच्छाचारी तरीके से, मनमाने तरीके से राजनीतिक विरोधियों को निपटाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, चाहे वो यूएपीए हो, चाहे पीएमएलए हो। और इस तरह के कानून जिसमें महीनों महीनों, बरसों बरसों जमानत नहीं मिलती है, केस शुरू नहीं होता है, चार्जशीट तैयार नहीं होती है, लेकिन लोगों को जेल के अंदर पड़ा रहना होता है। हेमंत सोरेन इस देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ रहे हैं। झारखंड उन राज्यों में है जहां गठबंधन की सरकार है, जहां आरजेडी उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ है, कम्युनिस्ट उनके साथ है। तो वैसी ही सरकार है गठबंधन की जैसी बिहार में बनी थी नीतीश के निकलने से पहले। तो जाहिर तौर पे ये चुभने वाली बात है सत्ता के लिए, जिसने सारी छोटी छोटी पार्टियों को किसी ना किसी तरह से डरा कर या तो अपने साथ ले लिया है या फिर उनके साथ गठबंधन कर लिया है। चाहे वो नीतीश हो, चाहे टूटी हुई शिवसेना हो, चाहे टूटी हुई अजित पवार साहब की पार्टी हो, ये सब हम जानते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। नया ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर को समझना, किस वजह से हेमंत सोरेन को छोड़ा गया है, कैसे हेमंत सोरेन को फंसाया गया, कोर्ट ने इस पर जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इसको समझना बेहद जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि 1 जुलाई से जो और भी कड़े कानून आ रहे हैं उसके तहत क्या क्या करने का इरादा है, क्या क्या हो सकता है। ये सब समझने के लिए हमने आमंत्रित किया वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी जी को, इस कोर्ट ऑर्डर को समझने के लिए, हेमंत सोरेन की पूरी स्थिति समझने के लिए। भैया, बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। और मैं कोई थैंक यू। सवाल नहीं नमस्कार। पूछ रहा हूं, सीधे इस कोर्ट ऑर्डर को लेकर आप जो कहना चाहें, पहले अपनी बात रख लें, फिर सवाल जवाब करते हैं। देखिए, जो हमारे दर्शक है उनको बताना पड़ेगा कि ये जो पीएमएलए कानून है ये सन 2002 में कांग्रेस के समय आया था। इसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके बाद में इसके अंदर कुछ इस तरीके के संशोधन हुए जिससे ये पीएमएलए जो हो गया वो प्राइम मिनिस्टर लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया एक प्रकार से। इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जैसे जब हम शुरुआत देखें तो एन वोरा कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी बम्बई बम कांड के बाद में, जिसमें उस रिपोर्ट में कहा गया था कि किस प्रकार से हमारे देश में जो आतंकवादी या गिरोह हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अपने पैसे की ट्रेलिंग करते हैं और जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। उस समय तत्कालीन सरकार ने इसलिए एक एक्ट लाए थे कि कम से कम इस गठजोड़ को जो पैसे के कारण बढ़ता है उससे रोका जा सके। इस एक्ट के बाद में यूएपीए, टाडा को खत्म करके यूएपीए लाया गया। लेकिन इन दोनों एक्ट में 2014 के बाद में जिस प्रकार के बदलाव अमेंडमेंट एक्ट्स में किए गए वो एक एक पॉलिटिकल टेरर के रूप में, ड्रैकोनियन लॉ जिसको कहते हैं, उसके रूप में ही आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निगाह सबसे बड़ी उन राज्यों पर है जहां पर बड़ी मात्रा में मिनरल्स है। उसके लिए बहुत अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के प्रयोग करते रहे। इसी क्रम में सबसे पहले उन्होंने कोशिश की और सफलता पाई छत्तीसगढ़ में, फिर उन्होंने कोशिश की, सफलता पाई उड़ीसा में, और मिनरल का सबसे बड़ा भंडार जो है वो है झारखंड। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 2-3 तरीके से प्रहार करती रही। एक तो वहां पर आदिवासियों को हिंदू बनाकर, आदिवासियों के त्योहारों को हिंदूकरण करके जो प्रयोग उन्होंने गुजरात में किया था, डांग और विद्यानगर, इन सब जिलों में उनको उपद्रवी बनाना, उनको अपने त्योहारों पर्वों से जो हिंदू देवी देवता उसकी ओर मोड़ना, और एक हल्ला करना कि बड़ी संख्या में वहां पर धर्मांतरण हो रहा है। अब वहां धर्मांतरण ईसाई मिशनरी से ज्यादा धर्मांतरण वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं, और ये सब इन सब प्रयोगों के बावजूद भी हेमंत सोरेन वहां पे एक साझा सरकार चलाने में, जिसके अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल है, उसमें सफल रहे। अब देखिए, एक चीज और देखिएगा कि पूरे देश में एक समय में
18 जगह पृथक राज्य की मांग शुरू हुई थी। उसमें उत्तराखंड भी था, तेलंगाना भी था, छत्तीसगढ़ भी था, झारखंड भी था। ये सभी राज्यों में जो संगठन पृथक राज्य की मांग करने के आंदोलन में शामिल थे, वो सभी संगठन नेस्तनाबूद हो गए, खत्म हो गए, केवल जेएम के अलावा। हाँ, उत्तराखंड आप मुक्ति मोर्चा सोचिएगा, खत्म हो गया और बाकी सब संगठन, खत्म, बिल्कुल। बीआरएस खत्म हो गया। हाँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तो अब नाम लेवा नहीं बचा, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य आंदोलन को लेने वाला केवल एक जगह बचा हुआ। और वो जो आंदोलन था, वो आज भी राजनीतिक दल के रूप में आंदोलन के रूप में रहा है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि जब मैंने झारखंड में, हमने कुछ झारखंड की लुप्त हो रही बोली और भाषाओं पे काम किया और कुछ किताबें लेके आए, तो 2 साल पहले 2022 में जब कोविड के बाद में सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू नहीं हो पाए थे, तो झारखंड की स्थापना दिवस पे उन किताबों का रिलीज फंक्शन में हेमंत सोरेन थे और तत्कालीन गवर्नर भी थे। हेमंत सोरेन ने अपनी भाषा की इज्जत के लिए सबसे बड़ा काम किया कि जितने अनुवादक थे उनको 1-1 लाख रुपए की घोषणा कर दी, और उसके बाद में हर किताब की खरीद करके ट्राइबल छात्रावास तक पहुंचा के लिए 1.25 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया। ये जागरूकता न मुझे झारखंड में दिखी है, न मुझे उत्तराखंड में दिखी है। इन सभी राज्यों के लैंग्वेजेस में मैंने काम किया। तो अभी भी आदिवासी अस्मिता का प्रतीक सोरेन परिवार बना हुआ है। जाहिर कि शिवम, उनके पिताजी को जो दिशम गुरु की उपाधि मिली थी, उसके कारण वो एक चुनौती थी। ये भी किसी से छुपा नहीं कि पिछले 3 साल में कम से कम 4 ऐसे प्रयास हुए जब हेमंत सोरेन सरकार की पोचिंग की गई, जिसमें लोग भी पकड़े गए, रांची के होटल से पकड़े गए, कोलकाता से पकड़े गए और दिल्ली से भी पकड़े गए। ठीक हुआ यह कि जब जब ये कोशिश हुआ, तब तब झारखंड की अस्मिता का सवाल को लेकर हेमंत सोरेन मजबूत हुए। तो आखिर में एक जाल बिछाया गया। एक जो मामला था, ये बड़गई एक ब्लॉक है, वहां की 8.64 एकड़ जमीन को लेकर था, और ये कहा गया कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का इस्तेमाल करके अवैध रूप से जमीन पे कब्जा कर लिया और इस पर निर्माण कराना चाहते थे, और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अवैध रूप से राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रयास के लिए किया गया। ये केस पीएमएलए के अंतर्गत दर्ज किया गया और 31 जनवरी को उन्हें अरेस्ट किया गया। बड़ा दुर्भाग्य था कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के में ट्रेलिंग को देखे बगैर एक तरफ केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए परमिशन दी गई, लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं दी गई। लेकिन इसके जगह राजनीतिक असर क्या हुआ वो बाद में चर्चा करूंगा। अब इस केस पे बात करते हैं। हाईकोर्ट में जब जमानत पे इस पे चर्चा हुई, मेरिट पे, तो एक होता है मेरिट, एक होता है जनरल की मैं बीमार हूं या मेरा परिवार की है, लेकिन इसमें मेरिट पे चर्चा हुई। मेरिट पे चर्चा जब होती है एपेक्स कोर्ट में, तो लगभग जो मिनी ट्रायल होता है उस पे होती है। इसमें जब चर्चा हुई तो कोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ चीजें पाई जी। सन 2010 का मामला है। सन 2010 से सन 2024 के बीच में 2 बार बीजेपी की सरकार रही, लेकिन इस दौरान जिन लोगों के बयान के आधार पर ईडी ने मुकदमा कायम करके अरेस्ट कर ली, उन सभी लोगों ने इस 20 साल से अधिक के समय में न तो कोई कंप्लेंट की, न रिक्वेस्ट की, न तहसीलदार के आना, नायब तहसीलदार के आना, गवर्नर के आना, सीबीआई को, किसी को नहीं की। तो कोर्ट ने पूछा, भाई जब राजनीतिक रसूख की बात थी, तो जब सत्ता से बाहर थे तब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? एक चीज। दूसरी उससे मजेदार चीज आई कि जिस जमीन पर कब्जे की बात हो रही है, उस जमीन का नाम, उसके मालिकाना हक पे हेमंत सोरेन या उनके परिवार या उनके रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार, उनमें से किसी का कोई नाम ही नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज इसमें जो मजेदार है कि जिन लोगों ने सीधे तरीके से जो इसमें बयान दिए हैं, वो लोग कभी भी ये नहीं कह पा रहे कि इसमें हेमंत सोरेन इन्वॉल्व है। जैसा कि इसके अंदर एक
हेलरियास कच्छप का नाम आया बयान में। उस प्लॉट के ऊपर बिजली का जो कनेक्शन है वो हेलियास कच्छप के नाम। हिलेरियस कच्छप का हेमंत सोरेन या उसके परिवार से क्या संबंध है, ये ईडी स्थापित ही नहीं कर पाई। फिर एक उसमें आता है कि विनोद सिंह ने एक नक्शा बनाया और मोबाइल पे उसको भेजा हेमंत सोरेन को, जिससे प्रूव होता है कि ये नक्शा हेमंत सोरेन ने बनवाया। इससे प्रूव होता है कि ये जमीन हेमंत सोरेन के पास है। भाई आप एक ही बताइए कि यदि मैं आपके व्हाट्सएप पे एक नक्शा भेज दूं, भाई मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मेरे पक्ष को आप रोक तो नहीं है, लेकिन आप ये तो प्रूव कर ही नहीं पा रहा कि नक्शा बनाने के लिए मैंने कहा था या मैंने ये कहा है नक्शा बहुत अच्छा बना हुआ है। इस प्रकार का कोई भी लिंक वहां पर प्रूव नहीं कर पाया। और एक और चीज है कि जो वहां पर जो जमीन का जिस व्यक्ति के नाम मालिकाना हक के बात चल रही है, वो जमीन जिन लोगों ने शिकायत की उसके पास उनका मालिकाना हक है, इसका कोई दस्तावेज ही नहीं है। भाई यदि वो जमीन आप कह रहे हैं परती की जमीन है, तो ये केस प्राइमा फेसी में ऐसा एपेक्स कोर्ट बहुत मुश्किल से कहती है कि उसने बोला कि देयर इज नो एविडेंस। पीएमएलए की धारा 45 में ये मुकदमा कायम हुआ है। वो धारा 50 में दो शर्तें कहती है। पहली चीज कि प्राइमा फेसी में यदि कोर्ट को लगता है कि इसमें अभियुक्त के खिलाफ कोई तथ्य है ही नहीं, एक चीज। दूसरा लगता है कि अभियुक्त इस केस को कहीं किसी लेवल पर डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं भागेगा, तो उसको जमानत दी जा सकती है। ये दो शर्तें पीएमएलए एक्ट 2002 के धारा 50 में है। ये दोनों चीज लिखते हुए हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा कि प्राइमा फेसिया अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रमाण ही नहीं है। और आदेश में लिखा कि जब 2010 से अभी तक जिन लोगों ने बयान दिए हैं उन लोगों ने कभी कोई शिकायत ही नहीं की किसी डिपार्टमेंट ने, तो हम कैसे मान लें कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है इनडायरेक्टली। बिल्कुल। तो ये जो मुकदमा है, और इसमें भी कोर्ट ने वही कोशिश की थी, प्रोसिक्यूशन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो केजरीवाल के केस में की। उन्होंने कोर्ट से बोला कि इस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको 48 घंटे दो ताकि हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर सकें, और हाई कोर्ट ने उसके लिए आउटरेट मना कर दिया, बोला कि ये आदेश इमीडिएट लागू होता है। तो ये एक मैलाफाइड इंटेंशन जो इस प्रकार के ड्रैकोनियन एक्ट्स को यूज करने की सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसकी सबसे बड़ी नजीर है। और मुझे लगता है कि यदि इस पार्लियामेंट में सशक्त विपक्ष है तो उसको यूएपीए और पीएमएलए के राजनीतिक इस्तेमाल के ऊपर स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो 1 जुलाई से नई भारतीय दंड संहिता लागू हो रही है, वो उसके कुछ एक्ट जो हैं वो इससे भी बदतर है। और आप आश्चर्य देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है मनन मिश्रा, वो पूरे बार एसोसिएशन को इंस्ट्रक्शन जारी कर रहा है कि किसी भी जिला कोर्ट का वकील इस नए एक्ट को लागू करने के विरोध के किसी सेमिनार में और प्रदर्शन में भाग नहीं ले। हम कानून क्यों बना रहे हैं? मुझको ऐसा लगता है कि हमारे तंत्र में प्रिवेंशन की सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए कि कोई अपराध होने से पहले हम उसको रोक सकें। वो तो है। लेकिन आप जितने भी हैं यूएपी और पीएमएलए के कानून में जो लोग आज की तारीख में जेल में हैं, उन सबके ऊपर तथाकथित रूप से आपने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं। और 4-4, 5-5 साल से दिल्ली राइट्स के नाम पर जिन लोगों को जेल में रखा हुआ है, उनके ऊपर जो एडिशनल चार्जेस हैं, जैसे उमर खालिद और खालिद सैफी पे 307 का केस है, उसमें कोर्ट के आदेश में लिखा हुआ है कि इस प्रकार का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है और सब केसेस में जमानत है। लेकिन एक यूएपीए लटका दिया है। और यूएपीए में क्या है, उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें एक ट्रेल चल रहा है। उसमें कह दिया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में तय किया कि हम दंगा करेंगे। मीटिंग का कोई भीमा कोरेगांव केस में गवाह नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। भीमा कोरेगांव केस में तो मजेदार चीज है कि रोमा विल्सन के तकिए के नीचे से एक चिट्ठी मिलती है, और वो चिट्ठी वो है जो उसने ईमेल भेजा, उसका प्रिंट है, और उस प्रिंट में लिखा हुआ है
कि हम प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। यानी दुनिया में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा नहीं होगा जो मेल भेज के उसका प्रिंट निकाल के अपने तकिए के नीचे रख के मुनीरका में सोएगा। तो ये जो ड्रैकोडियन एक्ट्स हैं, इनके राजनीतिक इस्तेमाल से सरकार जो इमरजेंसी को लेकर स्यापा कर रहे थे, उनको खुद को सोचना पड़ेगा कि आपने तो अघोषित इमरजेंसी अपने राजनीतिक विरोधियों को, अपने वैचारिक विरोधियों को। थोड़ा राजनीति पे चलें पलक भैया, थोड़ा राजनीति पे चलें कि ये सारा कुछ उन्होंने किया, पूरे लोकसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को जेल में रखा, उससे हुआ ये कि हमें एक नई नेता मिल गई, कल्पना सोरेन। हमने कभी सोचा नहीं था कि कल्पना सोरेन, जिनकी बड़ी एक नहीं, खूबसूरत, दो, सुंदर सुंदर, आ रहा हूं मैं उस पे, आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं कि हमने कभी सोचा नहीं था। हमेशा जो उनकी फोटो आई थी, तस्वीर आई थी, बड़ी प्यारी घरेलू महिला की तरह, कभी किचन में कुछ करते हुए, कभी हेमंत जी के साथ कभी कहीं जाते हुए, और बहुत शक्ल से ही ऐसा लगता था कि इनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा वगैरह नहीं होगी और बहुत शांति से अपना रह रही होंगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, जिस पावर के साथ उन्होंने झारखंड में प्रचार किया, दिल्ली तक आई, और दूसरा एक नया मुख्यमंत्री मिल गया झारखंड को, चंपई सोरेन, जो उतना ही कमिटेड है आदिवासी अधिकारों के लिए, उतना ही शानदार तरीके से, और बहुत सबसे अच्छी बात है, सटल तरीके से टोन डाउन करके जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो इसका राजनीतिक प्रभाव जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी चाहती थी रिजल्ट के टर्म में छोड़ दें, तो बाकी टर्म्स में भी मिला क्या? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी सर पे है। देखो, आप याद करके चलो कि इस कदम से भारतीय जनता पार्टी के चौपट होने के दिन शुरू हो गए झारखंड में, और उसका असर आपको बिहार में भी दिखेगा, और उसका असर आने वाले दिनों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी दिखेगा। क्योंकि सोरेन जिस ट्राइबल बिरादरी से हैं, वो बिरादरी बड़े स्तर पर इन चारों राज्यों में फैली है, और उनका वो लोग आर्थिक रूप से रसूख वाले में, बंगाल में भी। अब आप देखिए कि जो पहले एक व्यक्ति था प्रचार करने के लिए, शासन चलाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, फंड रेजिंग के लिए, सब कुछ के लिए अब 4 व्यक्ति हो गए। शिबू सोरेन गुरुजी जो संगठन को देखेंगे, हेमंत सोरेन जो प्रचार को देखेंगे, कल्पना सोरेन जो इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करके संगठन को मजबूत करेगी, और चंपई सोरेन जो सत्ता के ओर से आदिवासियों के अस्मिता के सवालों को योजना के रूप में शामिल करेंगे। अब आप सोचिए कि कहां ये काम एक ही व्यक्ति कर रहा था। शिबू सोरेन भी ऑलमोस्ट निश्चल होकर घर बैठ गए थे, बिल्कुल रिटायर्ड हो गए थे। ठीक है। लेकिन अब आप जान के चले कि जो एक रही बची कसर जो इन्होंने सीता सोरेन को बीजेपी में शामिल करके किए, इससे शिबू सोरेन को एक्टिव होने का मौका मिल गया, और उनको समझ में आ गया कि हेमंत से के रिश्तेदार क्या है सीता सोरेन, बता दीजिए। उनकी भाभी है, भाभी है। वही मैं, उनके जो बड़े भाई जिनकी भारतीय जनता पार्टी में जिन हो गई लोगों को थी, नहीं पता हो उनके लिए, कि उनको अभी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों पार्टी वो में दुर्गा सोरेन जो इनके भाई थे बड़े, उनकी, जी जी जी, जिनकी डेथ हो गई थी। जी। तो ये जो आप देखेंगे, जो बड़े समूह हैं, संताली, मुंडारी, खड़िया, हो और कुड़ुक, ये 5 बड़े भाषा समूह झारखंड, छत्तीसगढ़, और उड़ीसा और बंगाल, ये पूरे चक में है। और एक चीज और बताऊं कि मुंडास का बड़ा चक असम और दार्जिलिंग में भी है, जो लंबे समय पहले टी वर्कर के रूप में वहां गया था। और उनके बीच में आज भी दशम गुरु जो है, दशम गुरु जिनको कहते हैं, अमुआ राज अमुआ देश के प्रणेता शिबू दादा, उनकी वही इज्जत है। तो इस गिरफ्तारी ने और इस आदेश ने, आपको एक चीज बता दूं कि कम से कम 15 सीटें विधानसभा में एनडीए समूह की कम कर दी है, एक चीज। और अब हेमंत सोरेन के आने के बाद जो चंपई सोरेन जो थोड़ा सा संभल के कदम रख रहे थे कि कहीं उनका कोई ऐसा कदम ना हो जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि अभी कांग्रेस के मंत्री को भी ठीक इसी तरीके के केस में अंदर किया गया पीएमएलए के। उसके बाद में वहां पर नया मंत्री कौन बने, इसको लेकर थोड़े से कन्फ्लिक्ट कांग्रेस की ओर से भी थे।
लेकिन महाराष्ट्र के मामले में जो राहुल गांधी ने बोला ना कि यदि लोग ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, ज्यादा गुटबाजी कर रहे हैं, तो इनको शिकार लटका करो दो। और इनकी शील्ड बना के दीवार पे लटका दो। तो ये मैसेज अब हर राज्य में चला गया है। तो वहां जो गुटबंदी जो लोग भी कर रहे थे, आइदर यू हैव टू बी इन द पार्टी विद द डिसिप्लिन और यू हैव टू बी द फायर। तो ये जो मैसेज था, ये कांग्रेस के नेताओं के लिए भी हेमंत सोरेन के बाहर आने के कारण थोड़ा सशक्त हो गया, क्योंकि चंपई सोरेन कोई साधारण आदमी नहीं, वो विलक्षण आदमी है। वो आंदोलन से निकला हुआ चरित्र है और वो आज भी ठेठ आदिवासी परंपरा के रूप से ही रहते हैं। तो उनकी पकड़ शिबू सोरेन से कम नहीं है। लेकिन जितने अब मैंने शिबू उनके सोरेन की भाषण सुने, पंकज भैया, जितने मैंने उनके भाषण सुने, ऐसा नहीं लग रहा था कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। वो पार्टी नो के नो नॉट अंदर एट और ऑल। प्रदेश में और वहां के उस पर उनकी अच्छी खासी पकड़ दिखाई दे रही थी और सम्मान तो दिखाई दे ही रहा था। देखो, मैं आपको एक चीज जो मुझको संभावना लग रही है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में रेगुलर होंगे, हेमंत सोरेन प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे, कल्पना सोरेन नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेटर होंगी और शिबू सोरेन संरक्षक के पार्टी के ये होंगे। तो जो एक छोटे से राज्य की 12 लोकसभा सीटों में जब 4 ग्रुप ये और कांग्रेस भी सशक्त है वहां पर, और एक हिस्सा जो बिहार से लगा है वहां आरजेडी भी सशक्त है, और देश का कोई भी ट्राइबल एरिया नहीं है कम्युनिस्ट जहां पर पार्टियों के भी कम्युनिस्ट अपने का आधार हैं। झंडा खड़ा ना होता हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक हेमंत सोरेन के इस आदेश से पूरी जगह मैसेज गया है कि ये सरकार अ, आदिवासियों को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। और छत्तीसगढ़ में हस्तेव जंगल की कटाई जिस प्रकार से सरकार के आने के बाद ही शुरू हो गई, और अभी उड़ीसा में भी आप देखिएगा कि जो निश्चित तौर अग्रवाल पे की होना ही कंपनी है। है, तो वहां पर भी शुरू हो बिल्कुल। रही है। तो उसे एक मैसेज जो जा रहा है, और अर्बन एरिया को छोड़ के रूरल ट्राइबल एरिया में इस मैसेज को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का नेटवर्क बहुत तेजी से सक्रिय है। आप भले उनको नक्सलाइट कह दें, लेकिन आपको दुर्भाग्य बता दूं कि जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहना चाहूंगा, शायद हेमंत जी के बाहर आने के बाद में इस चीज पे कार्रवाई हो, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को कुचलने के नाम पर 40% निर्दोष ग्रामीणों को मारा जा रहा है। ये मसला कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद, आदिवासी अस्मिता के सवाल खोलने के बाद में ताकत से खड़ा हुआ। नक्सलवाद को हम कतई समर्थन नहीं करते हैं। जो व्यक्ति बंदूक लेकर पृथक राष्ट्र की मांग करता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली व्हाट एवर स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है उसको करना चाहिए। लेकिन 14 साल के स्कूली बच्चे, 6 माह की दुधमुही बच्ची, या स्कूल में जाने वाली लड़की, उनको आप मार देते हो। 12 साल की लड़की को आप रखते हो, उसको जबरदस्ती हरी पोशाक पहना के उसका एनकाउंटर करना चाहते हो। ये जो किस्से सामने लगातार आ रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है, ये अभी उड़ीसा में शुरू होने वाला, कि उड़ीसा का मलकानगिरी वाला हिस्सा पूरा ट्रायंगल में है। ठीक है, यही यही कार्य करते इन्होंने महाराष्ट्र में गढ़चिरौली आदि में शुरू कर दिए हैं। तो ये एक स्टॉप का, एक ताकत का प्रतीक है कि भाई झारखंड में ये नहीं चलेगा। नक्सलवाद पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन नक्सलवाद के नाम पर आम आदिवासियों को कुचलना नहीं चाहिए। और साथ ही आदिवासी संपत्तियों की जब भी लूट बढ़ेगी तो इस तरह का प्रतिरोध बढ़ेगा। ये बिल्कुल एकदम जैसे कहा जाता है ना कि एक से एक जुड़ा हुआ है। आप अगर आदिवासियों को वो सम्मान नहीं दोगे, उनकी संपत्ति लगातार लूटोगे, तो लोग सफल होंगे उनको ये समझाने में कि स्टेट आपका दुश्मन है। ये भी एक मामला थोड़ा सा अलग देखते हैं। आपने राहुल गांधी का चूंकि जिक्र कर दिया, बहुत लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी एलओपी नहीं बनेंगे, एलओपी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एक थियरी चलती है कि अगर कभी प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा तो वो पीछे हट जाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब इधर उधर करते हुए उन्होंने बाकायदा एलओपी की जिम्मेदारी ली, और कल उनका माइक भी म्यूट हुआ। और ये बयान भी आया महाराष्ट्र को लेकर, और हरियाणा को लेकर भी उनका एक बयान आया है, जो आप जानते साफ ही कह हैं। दिया उन्होंने। हरियाणा में भी जिस यस। तरह की बात हो रही है उसमें साफ कह दिया। तो आपको लगता है कि एज अ एलओपी वो थोड़ा सा पार्टी में
अब चूंकि 100 सीटें इस बार लगभग उन्होंने जीती हैं, तो इस बार थोड़ा अथॉरिटी के साथ वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के बयान दिखते नहीं थे। ऐसा कहा जा रहा था कि पार्टी के मसलों को वो कहते हैं कि खड़गे साहब देखेंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त करने के लिए, गुटबाजी खत्म करने के लिए ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं। ये आप मतलब इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो झारखंड में थ्योरी हम हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कह रहे हैं, लगभग ठीक वही थ्योरी कांग्रेस के लिए केंद्र में हो रही है। जैसे अ, एक चीज और एक जोड़ दूं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। झारखंड में कांग्रेस के एक युवा तुर्क नेता हुआ करते थे, राहुल गांधी के करीबी भी एक जमाने में थे, हमारे ही इलाके के हैं, और वो उनका एक ही काम था उस समय कि कैसे भी झारखंड की सरकार गिर जाए, वो लगे झारखंड हुए गिर थे। जाएगी। और उनको ये किनारे करने में भी राहुल जी का बड़ा हाथ है, जिसके बाद अब वो उन्होंने राज्यसभा निपटा के दिया मेंबर उसको हैं। एक प्रकार से। हाँ हाँ, निपटा दिया उन्होंने। तो जी। एक्चुअल क्या है, आप देखिए कि एक वरिष्ठ पैटर्न जो अपने अनुभव से सब कुछ संगठन को देख रहा है, उधर शिबू सोरेन है, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, फादरली फिगर। ठीक। एक युवा तुर्क है जो संगठन के प्रचार प्रसार और ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता को सशक्त करने में लगा हुआ है। हेमंत सोरेन हो गए, इधर राहुल गांधी हो गए। ठीक। एक कल्पना सोरेन है जो पूरे विपक्षी दल इंडिया गठबंधन को कोऑर्डिनेट करनी, इधर सोनिया गांधी है। आप देख लीजिए, बिल्कुल पैरेलल ये चल रहा है। प्रियंका को तो भूल रहे हैं आप? आ रही हैं जल्दी ही ये संसद में, घोषणा होते ही। बिल्कुल ये राजनीति का एक एक जो बकेट है, वो उसको जो होता था ना, जो पहले कांग्रेस की पहचान थी कि एक हमारा राज्य का बड़ा छत्रप होगा, जिसपे छोटा बहुत तो गुटबाजी होगी, वो बैलेंस करने की जरूरत है। गुटबाजी राजनीति का एक स्थायी चरित्र है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन गुटबाजी इस स्तर पे हो गई, अभी एक दूसरे को पटकने लगे। ये इंदिरा गांधी के भी समय होता था, गुटबाजी होती थी, लेकिन जब पटकने की नौबत आती थी तो वो उसको रगड़ दिया जाता था। अब ये बहुत स्पष्ट है। हरियाणा में बोल दिया भाई, शैलजा आपका ताकत है, सुरजेवाला आप एक ताकत है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति के ताकत से हम राज्य को जीत सकते हैं तो हमारी प्रायोरिटी वही है। और ऐसा नहीं कि उसको भी निरंकुश कर दिया, हुड्डा को भी बोल दिया कि अमरिंदर सिंह भी कहते थे कि हमारा लास्ट चुनाव है, यानी इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया उसको। तो ये जो समग्र जो है, ये जो हेमंत सोरेन अब जो निकल रहे हैं, ये आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अकेले झारखंड के नेता नहीं रह गए। वो दो नेता जो हैं, हेमंत और कल्पना, ये पूरे देश के राज्यों के इंडिया ब्लॉक के लिए बड़े नेता के रूप में उभर के आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल्पना सोरेन जो है, वो द्रविड़ राज्य जो है, स्पेशली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उसमें भी एक स्टार प्रचारक के रूप में सामने आ रही थी। तो अच्छा। ये जो फैसला है, एक तो हम कह सकते हैं कि जो इस सरकार ने अदालतों के राजनीतिक इस्तेमाल के द्वारा अपने विरोधियों को कुचलने की जो साजिश की थी, उसका पर्दाफाश करता है। दूसरा, ये सियासती स्तर पर विपक्षी दलों को नया ऊर्जा और नई ताकत और एकजुट होने का गोंद भी उपलब्ध करा रहा है। जी। अच्छा, इसका दिल्ली वाले केस पे कुछ असर पड़ेगा केजरीवाल जी के लिए? क्योंकि उनकी भी जमानत में लिखा तो यही गया था, लोअर कोर्ट ने ऐसा ही कुछ लिखा था, और उसके बाद जिस तरह से हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर कैंसिल कर दिया, तो देखिए, ये वाला जो केस है हेमंत सोरेन का और अरविंद केजरीवाल का, बहुत अलग अलग केसेस हैं। जी। हेमंत सोरेन के केस में कहीं ट्रेल सामने ही नहीं है, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन केजरीवाल वाले केस में तथाकथित शराब प्लानिंग से उपजे हुए पैसे का इस्तेमाल के कई प्रमाण हैं। ये दो बहुत अलग अलग मामले हैं। तो फिर और लोअर कोर्ट ने कैसे उसको जमानत दे दी थी, किस तरह से, किस आधार पे? देखिए, उन्होंने तो यही कहा लोअर था कि कुछ कोर्ट का नहीं आप ऐसा। उसमें, यदि लोअर कोर्ट में आप देखेंगे, लोअर कोर्ट का जो आदेश है उसको हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रांगली बोला कि लोअर कोर्ट ने जब तथ्यों को खुद नहीं पढ़ा, ये हेमंत सोरेन के केस में उन्होंने डिटेल बताया कि ये मामला पीएमएलए में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर कभी कोई कंप्लेंट नहीं की, इसके अंदर कोई ट्रेल नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, गवाह भी विश्वसनीय नहीं, और कोई हम्म। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है।
लेकिन जैसे ही हम केजरीवाल वाले केस में जाते हैं तो ये सब चीजें वहां पे उपलब्ध हैं। एक अवकाशकालीन डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज को पहला चीज तो है कि इतने बड़े केसेस की जमानत को सुनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज है कि उनको इस प्रकार की टिप्पणी करने से पहले पूरे कागज को पढ़ना चाहिए था, जैसा ये हाईकोर्ट के एक आदेश में लिखा हुआ है। केजरीवाल जी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में यही लिखा है कि जब जज ने पूरे दस्तावेज पढ़े ही नहीं, तो फिर उन्होंने ये फैसले में क्यों लिख दिया कि ये मामला ईडी ने जो दर्ज किया है वो ठीक नहीं है। भाई या तो आप दस्तावेजों को साथ में करते कि जैसे इस आदेश में साफ साफ है कि ये जमीन या उसका मालिकाना किसी के नाम नहीं है, जिसने बयान दिए वो बयान इसलिए संदिग्ध है। ठीक है, इसमें कोई मनी ट्रेल नहीं है। लेकिन इस मामले में नहीं है। इस मामले में बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जिस जो लोग लिकर घोटाले में सो कॉल्ड रूप से शामिल हैं, वो उन लोगों की ट्रेलिंग उन लोगों से जाके मनी की जुड़ती है जो लोग केजरीवाल का गोवा के चुनाव प्रचार में होटल में ठहरने के खर्च से लेकर बहुत सारे केसेस में पेमेंट्स कर रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। ये जो पूरी कानूनी बातें हैं, हो सकता है कुछ चीजें समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, लेकिन मोटी बात जो मेरे समझ में आती है वो ये आती है कि इस देश में कानून बने इसलिए थे, उसके बेस में ये था कि 100 दोषी रिहा हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन एक निर्दोष को जेल नहीं होना चाहिए। आज खेल ये चल रहा है कि 100 दोषी आराम से घूमते रहें, लेकिन जो हमारे खिलाफ हो वो भले निर्दोष हो, उसको जेल अंदर में हो पड़े जाए। रहना चाहिए, ताकि हम चुनाव का फायदा उठा सकें, ताकि हम उसके ऊपर इतना प्रेशर बना सकें कि वो सोनिया गांधी को फोन करके रोए कि मुझे जेल नहीं जाना है, और फिर पार्टी में शामिल हो जाए, बाद में भले आप उसके हाथ की माला भी ना पहने। तो जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, जनता भी देख रही है। इस चुनाव में अच्छा खासा जवाब मिला है, लेकिन कई बार आसानी से जवाब समझ में नहीं आते हैं, जवाब जमीन पर पैर आपका नहीं होता है। और इससे भी ज्यादा जब आपके स्वार्थ दूसरे होते हैं, जब खनिज का मामला होता है, मिनरल्स का मामला होता है, अरबों करोड़ों की लूट का मामला होता है, तो शायद ये चीजें समझना आसान नहीं होता है। लेकिन दुनिया का इतिहास गवाह है कि केवल इस तरह के कानूनों से जनता को, जनता के नेताओं को रोका नहीं जा सकता है। राजनीति केवल उतनी ही नहीं है जितनी सतह के ऊपर दिखती है। जितना कुछ आप सतह के ऊपर करते हैं, उसका परिणाम, उसका जो प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो सतह के नीचे भी पलती रहती है, हिंसक भी होती है। हिंसा का हम सब विरोध करते हैं, लेकिन साथ ही महात्मा गांधी से लेकर अहिंसा के जितने प्रचारक हैं, उन सब ने ये कहा है कि हिंसा के कारणों को भी खत्म किया जाना चाहिए। अगर किसी को कमरे में बंद करके आप रोज पीटेंगे, तो एक दिन उसको मौका मिलेगा तो वो पलट के एक थप्पड़ मार सकता है। अगर रिएक्ट उसको करते प्यार हैं। से समझाकर अपना बना लेंगे, तो वो कभी आपके ऊपर थप्पड़ नहीं उठाएगा। और लोकतंत्र दरअसल हिंसा के कारणों को खत्म करने के लिए ही बनाया गया था। इसीलिए बराबरी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, आदिवासियों के कल्चर को संभालना, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना, ये सारा कुछ इसमें शामिल किया गया था। लेकिन आजकल इसका फैशन नहीं है। हम तो पुराने लोग हैं, हम जय संविधान आज से नहीं कहते हैं, शुरू से कहते हैं, तो हम तो इन बातों को लगातार करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।